बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपके साथ QAU का फॉल 2017 में जो पेपर आया था उसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगी। MCQ नंबर 1 है हमारे पास। फॉर अ फ्री पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इन स्टेट 5K वेयर K इज द वेव नंबर, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम डेल P। अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेल P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपके पास जो स्क्वायर है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर आ रहा है, और जो सेकंड टर्म है उसमें आपके पास जो स्क्वायर है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बाहर आ रहा है, यानी होल स्क्वायर है। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी है वो इक्वल होती है एच कट के। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम फाइंड करें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर तो वो हमारे पास आ जाएगी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर के। सिमिलरली हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी होल स्क्वायर है वो भी हमारे पास इक्वल आ जाएगी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर के। ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास जो डेल पी है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। नेक्स्ट, if A and B are two Hermitian operators, then which one of the following is a unitary operator? Unitary operator को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी ऑपरेटर को उसके एडजॉइंट के साथ, अगर हम एक ऑपरेटर है, लेट्स सपोज हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जब मैं इस ऑपरेटर का प्रोडक्ट लूंगी इसके एडजॉइंट के साथ, ठीक है, और इसके रिजल्ट में अगर मुझे एक आइडेंटिटी ऑपरेटर मिलता है तो इसका मतलब है कि जो मेरा ऑपरेटर है वो क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूनिटरी है। ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन बी है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज ए कैप बी कैप। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर तो मेरे पास जो ऑपरेटर है वो क्या है, ए कैप बी कैप। ठीक है। फिर मैंने इसका प्रोडक्ट लिया इसके एडजॉइंट के साथ। ठीक है। तो अब एडजॉइंट, जब हम इस पे होल एडजॉइंट लेंगे, ठीक है, अब जब हम अगर हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका एडजॉइंट हम लोग कैसे लेते हैं, पहले आप जो ऑपरेटर बी है उस पर एडजॉइंट अप्लाई करेंगे एंड देन जो ए है उस पर आप एडजॉइंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसमें ये जो टर्म है बी कैप एंड बी कैप एडजॉइंट, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी आई कैप के। ठीक है। यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए कैप एडजॉइंट। ठीक है। एंड दैट इज अगेन इक्वल टू आई कैप दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आप देखें यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया है इस ऑपरेटर को लेकर तो जो हमारा रिजल्ट हमें मिला है दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो ऑप्शन बी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, अ पार्टिकल इज इन द स्टेट साई, ये बेसिकली कैट ब्रा नोटेशन में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए इज इक्वल टू कैट आर ब्रा आर इन दिस स्टेट इज। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, अगर हम लोगों ने ए की फाइंड करनी है तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल साई। अभी मैं इसको कैट ब्रा नोटेशन में नहीं लिख रही, मैं आपको जनरल जो बाय डेफिनेशन हमारे पास इसका फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, हम उसको लिख रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास कैट ब्रा नोटेशन है तो उसको हम लोग यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये आता है साइज स्टार, ये काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, ये जो राइटिंग है, क्योंकि ये लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी है। सही है। अब यहाँ पर ना साई स्टार, अब आप लोग देखें कि अगर हमारे पास जो कैट साई है अगर हम इसका कंजुगेट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रा साई। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रा साई, दिस इज द नोटेशन फॉर ब्रा। ठीक है। उसके बाद फिर जो ऑपरेटर ए की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज कैट आर ब्रा आर, एंड देन अगेन हम लोग साई की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज कैट साई। ठीक है। अब इसके साथ बाकी लिमिट्स पर आप लोग खुद लिख लीजिएगा। सही है। अब अगर हम इसको हम लोग इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि
दिस वन। अब आपको पता है कि हमारे पास जो होता है साई ऑफ आर, ये हमारे पास इक्वल होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास क्या इक्वल है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ये टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस टर्म से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल है, मॉड एक्सपेक्ट, मॉड स्क्वायर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आर है ये हमारे पास साई की बेसिस में है, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि साई ऑफ आर मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 4 है, लेट अस कंसीडर द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम अ स्पीड v टू अ स्पीड 2v। यहाँ पर आपके पास जो डेटा है उसमें आपकी स्पीड वेरी कर रही है ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इज दिस वर्क डन। अब आपने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। और आपकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, इट्स मीन देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले तो जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है ना, हम इसके थ्रू वर्क डन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि हाफ m, अब यहाँ पर जो v है, फाइनल स्पीड हमारे पास क्या है 2v, ठीक है। तो v का स्क्वायर होता है हमारे पास 2v का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर क्या है हाफ m, और स्पीड हमारे पास v है, ठीक है, v स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो वर्क डन हमारे पास आया 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनमें से किसके इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ई देखें तो उसमें आपको मेंशन है नॉट नोन विदाउट नॉलेज ऑफ द एक्सेलरेशन। तो आपने देखा फॉर्मूले में तो हमें एक्सेलरेशन की कहीं पे जरूरत थी नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ई तो करेक्ट है, एक्सेलरेशन की हमें जरूरत नहीं है, सही है। अब इनमें से अगर आप ऑप्शन सी चेक करें, ऑप्शन सी में आपके पास है इज दिस वर्क डन, कि जो वर्क डन हमने फाइंड किया, ठीक है, दैट इज 3 टाइम्स द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v। तो पहले हम इस ऑप्शन जो सी है इसको हम लोग ना सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है। तो सेम आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम यूज करें, इससे जब आप वर्क डन फाइंड करेंगे ना तो वो आपके पास आ जाएगा, इसको हम w प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 और जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया w प्राइम से। तो अब ये जो हमारे पास वर्क डन था ये हमारे पास इक्वल आ गया 3 टाइम्स द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। Next MCQ number 5. A car of mass m traveling at speed v crashes into the rear of a truck of mass 2m that is at rest and in neutral at an intersection. If the collision is perfectly inelastic, what is the speed of the combined car and truck after the collision? ये अब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है कि m1v1 प्लस m2v2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास बेसिकली ये जो v1 और v2 है ना ये आपके पास इनिशियल है दैट इज बिफोर कोलिजन, ठीक है। और ये जो आपके पास है v1 और v2 दैट इज फाइनल, ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। अब अगर आप देखें, वेट, सही है। अच्छा, अब पहले हम लोग अगर बिफोर कोलिजन की बात करें तो हमारे पास जो कार है उसका मास क्या है m,
ठीक है, इसको हम लोग ना जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है v, ठीक है, जबकि जो हमारे पास ट्रक है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हमारी ये तो हो जाएगी 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू, अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि कुलियन जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, और हमारे पास आफ्टर कुलियन जो कार एंड ट्रक है दे मूव विद द सेम कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हम लोग की जो v1f है दैट इज इक्वल टू v2f इज इक्वल टू vf, ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो v1f और v2f है इसको रिप्लेस कर देंगे vf से, तो यहाँ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m m हमारे पास मैस है कार का, m1 जो है हमारे पास मैस ऑफ अ कार है दैट इज गिवन m प्लस m2 हमारे पास मैस ऑफ ट्रक है दैट इज 2m जो कि हमें गिवन है, ठीक है, इनटू vf, ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करें, हमने बेसिकली vf फाइंड करना है, ठीक है, तो m प्लस 2m आ गया आपका 3m आ जाएगा, ठीक है, ये m प्लस 2m 3m, ठीक है, अब ये जो m है कैंसिल हो जाएगा इस m से, तो यहाँ से जो आपका vf है वो इक्वल आ जाएगा v/3 के, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। MCQ number 6 है a particle of mass m moves in the xy plane with a velocity of v is equal to vxi plus vyj, the angular momentum is, अब angular momentum फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L is equal to m into r क्रॉस v, ठीक है, अब इसमें आपने डिटर्मिनेंट मेथड से इसको फाइंड करना है, ठीक है, r की जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास होगी xi जो कि आपको xy प्लेन गिवन है प्लस वाई जे, ये इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ये इतना परफेक्ट लिखना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली वाई जे है, ठीक है, इसको अब आपने सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड से, तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपके पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है, सही है, इसमें से आई थिंक ये जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो ऑप्शन ए है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। Next है question number 7. Suppose that each system in an ensemble is a single dice and n denotes the number of dots showing upwards. ठीक है, let f be the square of dots showing upwards, fn is equal to n square. What is the mean value of f if large number of dice is rolled? ठीक है, अब ये जो MCQ है ना, अगर आप इसको देखें ना, तो आप इसको ना, अगर आपको नहीं भी पता ना ये इंसेंबल्स वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं भी है, फिर भी आप इसको जस्ट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसको ना टैलेंटेड तरीके से सोचना है, ठीक है, अब आप देखें आपको फाइंड करनी है मीन वैल्यू, जनरली अगर हम बात करें हम मीन वैल्यू कैसे क्या फाइंड करते हैं कि अगर हमें 3 वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक वैल्यू गिवन है 2 3 4, ठीक है, और मुझे कहा जाता है इनका मीन निकालें, ठीक है, तो मैं इनका मीन कैसे निकालती हूँ कि मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी, ठीक है, और फिर मैं इनको डिवाइड कर दूंगी, चूंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है तो मैं इनको 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास मीन आ जाएगा, जनरल जो तरीका है मीन एवरेज निकालने का, ठीक है, लेकिन अब इस केस में आप देखें कि अब हमें एक डाइस दिया गया है, ठीक है, और उस डाइस का उन्होंने कहा हुआ है कि उस क्या, अब उन्होंने मेंशन ही किया हुआ कि कौन सा जो फेस है वो अपवर्ड है, यानी कि आपके पास जो डाइस में हमें पता है कि आपके पास 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो टोटल फेसेस हैं डाइस में वो कितने हैं 6, ठीक है, तो आपके पास एक वक्त में क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास कौन सा जो डॉट है वो अपवर्ड होगा, ठीक है, 6 फेसेस हैं तो और आपके पास एक फेस पे 1 डॉट होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 5 6, ठीक है, तो एट अ टाइम एक वक्त में अगर आप डाइस थ्रो करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, आपके पास जो जिस फेस पे 2 डॉट्स बने हुए हैं आपके पास वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओवर 6, यानी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है उसके आने की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2/6। अब सिमिलरली आपके पास जो डाइस है उसमें कितने हैं 1/6 की भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि आपके पास ना जो जिस फेस पे 1 डॉट है, ठीक है ना, वो आपका अपवर्ड हो, ठीक है, प्लस 3/6, ठीक है, प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6, ठीक है, ये आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप, और यहाँ पर जो आपके पास एन है, एन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना नंबर ऑफ डॉट्स शोइंग अपवर्ड्स, तो ये ऊपर ये जो न्यूमरेटर में हमने वैल्यू लिखी है दैट इज एन, ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि लेट एफ बी द स्क्वेयर ऑफ डॉट्स शोइंग अपवर्ड्स, यानी कि जो भी आपके पास ये जो अपवर्ड वैल्यू है इसका आपने स्क्वेयर लेना है, ठीक है,
अब अगर आप इसको कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें या आप इनको मैथमेटिकली भी सॉल्व करें, तो ये आप सिंपल आगे कैलकुलेशन है, स्क्वायर लें और ये इन सबको एड अप करें, तो आपके पास ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। सही है, ये आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। Next है MCQ number 8. For a certain system at temperature T and a volume V, there is only one accessible state and it has energy this one, where V naught is a constant. The partition function for this system is. अब partition function find करने का क्या फॉर्मूला होता है? Z is equal to E raised to power minus E. ये आपके पास जो एनर्जी आपको गिवन होती है वो होती है, ठीक है, E बीटा, ठीक है, ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो आपको एनर्जी गिवन है दैट इज एन के टी एल एन वी नॉट ओवर वी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है उसको आप रिप्लेस कर दें माइनस एन के टी एल एन वी नॉट और वी से, ठीक है, एंड बीटा, और बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/kBT के। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सही है, तो अब ये जो के टी है ये इस के टी से कैंसिल हो जाएगा। सही हो गया। अब आपके पास देखिए नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि जो टर्म आपके पास नेचुरल लॉ के पीछे आप उसको पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये जो ई है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा एल एन वी नॉट ओवर वी होल पावर माइनस एन के। ठीक है, तो अब ये जो नेचुरल लॉग और एंटी लॉग दे बोथ आर ऑपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ से आपके पास जब ये नेगेटिव साइन है आप इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये आपके पास आ जाएगा v ओवर वी नॉट होल पावर n। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ ये एमसीक्यू नंबर 9 है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करें, ठीक है, फिर आपका जो भी आंसर आता है इसका आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका ये आंसर आ रहा है, फिर मैं आपका आंसर अपने आंसर से मैच करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये ठीक है या नहीं। सही है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. The magnitude of electric field intensity due to a long straight wire having a uniform line density of charge lambda at a distance d perpendicular to the wire is, this is really simple. इसका ऑप्शन नंबर बी है, E is equal to lambda over 2 pi epsilon naught d. This is the correct option. ये आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अपना आपने जो बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फॉलो की है उसमें इजीली आपको न्यूमेरिकल